हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्यूई डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल पे आइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर आइए, जो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। और यहाँ पर अभी तक मैंने 69 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। ओके, हर एक वीडियोज़ को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। मैं पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ठीक, फिलहाल मेरे चैनल में आने के बाद आप अगर यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इधर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इधर हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सिंगली लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में समझा था, डबली लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में समझा। फिर हमने स्टैक पढ़ा था। स्टैक में हमने तो बहुत ही कुछ एक्सप्लेन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे। स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अरे का यूज करके, है ना। फिर हमने आपको समझाया कि स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं डायनेमिक अरे का यूज करके। उसमें हमने 7 वीडियोज अपलोड किए थे। फिर हमने आपको समझाया कि स्टैक का किस तरह से यूज़ करके हम लोग स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक्ड लिस्ट का यूज करके। तो अभी तक इतने सारे 69 वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं। अगर आपको पॉइंटर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर आपने ये डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के जो पहले 9 वीडियोज़ हैं, अगर 10 वीडियोज़ जीरो से हमने स्टार्ट किया, अगर आपने इसको देख लिया शुरू के 9 वीडियोज़ जिसमें हमने प्री रिक्वेस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो आप पॉइंटर में महारत हासिल कर लेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पॉइंटर में किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, ज़रूर कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। मैं ये बोलता नहीं हूँ, जिसको पसंद आएगा कर ही देगा यार, तो कर दिया करो अगर आपको लगे कि नहीं ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने काम पर वापस आते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू को भी हम लोग पढ़ेंगे अरे का यूज करके किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या डायनेमिक अरे का यूज करके हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या अगर मुझे लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह से हम करेंगे। तो ये क्यू को हम इन तीनों का यूज करके, चाहे वो अरे हो, डायनेमिक अरे, लिंक लिस्ट, हम तीनों तरह से क्यू को इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यू जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। ओके, ये जो क्यू, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंतर्गत। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं उनको मैं बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो भी हमने लिंक लिस्ट पढ़ा हो, चाहे सिंगली हो, डबली हो, स्टैक हमने पढ़ा, या जो मैं क्यू पढ़ने जा रहा हूँ, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे ट्रीज एंड ग्राफ, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग आते हैं अब क्यूई पर स्पेसिफिकली। तो क्यूई क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू का हम लोग 3 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हम अरे का यूज करें, या तो डायनेमिक अरे का यूज करें, या तो हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करें। स्टैक के केस में हमने देखा था कि जो हम पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो टॉप पर करते हैं, तो इसलिए जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो रहा था वो पहले पॉप हो जा रहा था। तो वहां पर क्या प्रॉपर्टी थी? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता था स्टैक, या हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या करता था? स्टैक फॉलो करता था। जो क्यूई डेटा स्ट्रक्चर है ये LILO, लास्ट इन लास्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब या हम बोले FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट किया गया वो पहले ही पॉप होगा, पहले ही डिलीट होगा। स्टैक के केस में जो एलिमेंट पहले इंसर्ट किया जाता था वो लास्ट में पॉप किया जाता था, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर जब हम पुश या इंसर्शन या डिलीशन की बात करते हैं ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे स्टैक के केस में हम लोग इंसर्शन को पुश बोलते थे, डिलीशन को पॉप बोलते थे। इसी तरह स्टैक के क्यूई के केस में क्या है? क्यू के केस में हमारे पास क्या था? इंसर्शन को पुश बोलते थे, डिलीशन को पॉप बोलते थे।
अब क्यू के केस में क्या है कि जब हम इंसर्शन करेंगे तो इंसर्शन को हम लोग बोलते हैं इन क्यू, ENQUEU, इन क्यू करना बोलते इन क्यू, और डिलीशन को हम लोग बोलते हैं DQ। ओके, तो इन क्यू या DQ हम बोलेंगे। जब हम बोलेंगे इन क्यू मतलब हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, जब हम बोलेंगे DQ मतलब कि हम लोग डिलीशन की बात कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने सीखा कि जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि जो भी एलिमेंट पहले इन क्यू किया जाएगा वही पहले DQ होगा, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोग क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अरे का यूज करके। तो यहाँ पर अब आप गौर करिए, यहाँ पर हमने एक बनाया है अरे। अब देखिए, जो भी पहली बार जब मैं इनक्यू करूँगा यानी कि इंसर्ट करूँगा, तो वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा। मान लीजिए हमने 1 इंसर्ट कर दिया। ओके, फिर मुझे अगर 2 को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। फिर मुझे अगर 3 को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। अगर मुझे डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको डिलीट करूँगा, यानी कि 1 को मैं डिलीट करूँगा। 1 को मैं क्या करूँगा, DQ करूँगा। और अगर मुझे हमने क्या किया, 1 को अगर हमने DQ कर दिया, अगर हमने 1 को DQ कर दिया, 1 को हमने DQ कर दिया, तो ये स्पेस यहाँ पर क्या है, ये स्पेस यहाँ पर तो इम्पटी हो गया, है ना। लेकिन अगर मुझे इनक्यू अगर करना हुआ फिर से, तो मैं यहाँ पर इनक्यू नहीं करूँगा। अगर मुझे 4 इनक्यू करना है तो मैं यहाँ पर इनक्यू करूँगा, लास्ट में ही इनक्यू करूँगा, ठीक है। और लेकिन हम लोग डिलीट कहाँ से करेंगे, बिगिनिंग से करेंगे। अगर मुझे कोई एलिमेंट फिर से DQ करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो हम इस 2 को डिलीट करेंगे। अगर मुझे कोई इंसर्ट करना हुआ तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, है ना। अब इसको अगर और मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो जैसे आप कोई टिकट के लिए, मान लीजिए आप मूवी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लाइन में खड़े होते हैं, है ना। तो जब आप पीछे जाएंगे तो सबसे पीछे आप लाइन में खड़े होंगे, लास्ट में खड़े होंगे। लेकिन आपको टिकट कब मिलेगा, अगर आप लास्ट में आए हैं तो लास्ट में ही आपको टिकट मिलेगा। अगर आप पहले आए हैं, पहले लाइन में खड़े हैं, तो आपको पहले टिकट मिलेगा। तो जब मैं इनक्यू करूँगा मतलब इंसर्ट करूँगा, तो वो लास्ट में होगा, लाइन के लास्ट में होगा। इसीलिए हम हमेशा एलिमेंट को लास्ट में ही इंसर्ट करेंगे। और अगर मुझे DQ करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो हम लोग इधर से डिलीट करेंगे, 2 को डिलीट करेंगे, है ना। अब जैसे ये हमारा अरे फुल हो गया, तो अभी हमने क्या किया, 1 और 2 को डिलीट कर दिया। मान लीजिए हमने 1 और 2 को डिलीट कर दिया था, हमारे पास ये नहीं है। ओके, मान लीजिए कि ये नहीं है। अब क्योंकि अब मुझे फिर से अगर इनक्यू करना हुआ, फिर से मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ, तो हमारा अरे तो फुल हो चुका है। तब फिर मैं यहाँ पर घूम के आके फिल करूँगा, मैं 7 यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। लेकिन अगर मुझे फिर से डिलीट करना हुआ तो मैं 3 को डिलीट करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा, मैं 3 को इस तरह से डिलीट करूँगा, है ना। मुझे अगर इंसर्ट करना हुआ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, अगर डिलीट करना हुआ तो मैं 4 को डिलीट करूँगा। तो इस तरह से हम लोग इनक्यू या DQ ऑपरेशन अरे में परफॉर्म करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है आपको, तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब जब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते, इनक्यू करते हैं, तो उसको ये भी हम बोलते हैं कि हम लोग रेयर में इंसर्ट करते हैं। रेयर मतलब कि बैक, लास्ट, REAR, रेयर में इंसर्ट करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इनक्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इनक्यू रेयर में होता है, QUENQUE, इनक्यू होता है। और जो डिलीट करते हैं यानी कि DQ करते हैं, उसे हम फ्रंट में करते हैं, है ना, DQ। तो इनक्यू हम क्या करते हैं, रेयर में करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब इनक्यू कर रहे हैं तो वो रेयर में कर रहे हैं, और जब DQ कर रहे हैं तो वो फ्रंट में कर रहे हैं। तो अरे में कहाँ पर तो जब मैं अरे का यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो कहाँ पर मुझे इनक्यू या DQ करना है, उनका कैलकुलेशन मैं रेयर और फ्रंट वेरिएबल का यूज करके करूँगा। जब मैं एलिमेंट को इनक्यू करूँगा तो मैं रेयर को क्या करूँगा, इनक्यू करने के बाद इंक्रीमेंट कर दूँगा, है ना। या तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा उसके बाद इनक्यू करूँगा,
है ना। इसी तरह से जब मुझे DQ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट को DQ करूँगा और फ्रंट को मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अब मैं क्या काम करता हूँ, लेट्स से जस्ट अ मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड रेयर दो वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, जिनका मैं क्या करूँगा, यूज़ करके इनक्यू या DQ को मैं हैंडल करूँगा। ओके, अच्छा दूसरी बात बताइए कि जो ये अरे का कैपेसिटी है, अरे का जो साइज़ है, उसको भी मैं क्या करूँगा, रखूँगा कहीं ना कहीं पर। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, कैपेसिटी नाम से। ओके, तो ये तीन वेरिएबल मुझे क्यू को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीन वेरिएबल को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इस अरे को मेंटेन कर पाएंगे जब भी मुझे इनक्यू या DQ करना होगा। लेकिन अगर आप एक बात बताइए कि अगर मुझे इसी तरह से 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो क्या मैं 300 वेरिएबल इस तरह से बनाऊंगा, है ना। आप सोचिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक क्यू को, अगर मेरे पास इस तरह से एक अरे है, तो एक तो पहले मुझे अरे नाम का अरे बनाना पड़ेगा जिसका मैं कैपेसिटी होगा कुछ, तो मैंने अरे बना लिया। अब उसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रेयर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक क्यू को इस तरह से मेंटेन करने के लिए मुझे तीन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर क्या मुझे इसी तरह 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो क्या मैं ये 300 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, क्या करूँगा कि इन तीनों वेरिएबल्स की मैं ग्रुपिंग कर लूँगा स्ट्रक्चर का यूज करके, है ना। अब देखना यहाँ पर स्ट्रक्चर का यही तो कमाल है कि मैं क्या करूँगा, इन तीनों वेरिएबल का ग्रुपिंग कर लूँगा स्ट्रक्चर का यूज करके, और जब भी मुझे क्यू को मेंटेन करना होगा उस स्ट्रक्चर टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, है ना। और अगर मुझे 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो उस स्ट्रक्चर टाइप का मैं 100 साइज का अरे बना सकता हूँ। एक लाइन लिखूँगा मैं और हमारा सारा वेरिएबल बन जाएगा। कितना अमेजिंग है। तो इसीलिए ना हम इनको अलग अलग इस तरह से मेंटेन नहीं करेंगे, ये बेवकूफ़ों वाला काम होगा। हम क्या करेंगे, हम तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट क्यू लिखेंगे, लिखूँगा स्ट्रक्ट क्यू ही लिखूँगा मैं। और इसके अंदर मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगा। क्या वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक तो रियर वेरिएबल बनाऊंगा, ओके, एक वेरिएबल मैं फ्रंट बनाऊंगा, एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा कैपेसिटी जो अरे की कैपेसिटी को रखेगा। ओके ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। तो जब भी मैं इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट क्यू। लेट से हमने क्यू बना लिया, कैपिटल क्यू बना लिया। तो क्या होगा, ये जो क्यू है इसका पहली बात हमने नाम रख दिया है। मान लो मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा। मैं एसएमए तो बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा, डीएमए का यूज करके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मान लो डीएमए तो आपको पता ही है, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। अब डीएमए हमने जब डीएमए का यूज करके, मैलाक का यूज करके इस स्ट्रक्चर टाइप का यानी क्यू टाइप का एक वेरिएबल बनाया, तो एक वेरिएबल बनेगा। मान लो वो वेरिएबल, ओके, मान लो वो ये वेरिएबल है, ओके, ये वाला वो वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर तीन वेरिएबल होंगे। कौन कौन सा, एक होगा रियर, एक होगा क्या फ्रंट, और एक क्या होगा कैपेसिटी, है ना। तो फ्रंट और रियर को शुरू में मैं -1 रखूंगा, है ना। -1 क्यों, क्योंकि अभी तो हमारे उसमें एलिमेंट है ही नहीं अरे में, और कैपेसिटी यहाँ पर कितनी होगी, 6 है। ओके, अरे की आप कैपेसिटी देख लो, 6 है, तो मैंने 6 रख दिया। और इसका नाम क्या है, रियर है। इसका नाम क्या है, रियर। इसका नाम क्या है, फ्रंट। इसका नाम क्या है, फ्रंट है। और इसका नाम है कैपेसिटी। ओके, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, कैपेसिटी। ओके, तो हमने नाम रख लिया। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इसका, हाँ इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 1000, इस तरह से 1000 एड्रेस है इसका। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ।
ओके, इसका कुछ एड्रेस होगा क्योंकि मैलाक की सहायता से बना तो इसका नाम तो नहीं होगा लेकिन एड्रेस होगा। अब आप बताइए कि मुझे ये अरे भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मुझे एक क्यू को मेंटेन करना है तो हमें ये 3 वेरिएबल चाहिए प्लस ये वाला अरे भी तो चाहिए, और इस अरे को भी मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा तो इसका भी तो एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। मान लो यार इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ, मान लो इसका एड्रेस है, पहले बाय ब्लॉक का 2000 है, इसका 3000 है, सॉरी अगर इसका 2000 है तो 2001, 2003, 2003, 2004 है ना। इसका अगर है एड्रेस 2000 तो इसका एड्रेस होगा 2004, इसका एड्रेस होगा 2008 है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप के हैं। अब मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, ओके, ध्यान रखना है आप ये बात, ओके। तो इसका जो एड्रेस होगा इस अरे का, मैलाक की सहायता से मैं इस अरे को बनाऊंगा, इसका भी एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए भी तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए ना। वो वेरिएबल क्यों ना वो वेरिएबल मैं इसी के अंदर ग्रुप कर लूँ, मैं लिखूंगा इंट स्टार AR पॉइंटर वेरिएबल बना लूँ, है ना। तो क्या होगा कि जब मैं ये एक वेरिएबल बनाऊंगा तो इसके अंदर एक पॉइंटर भी होगा। इस पॉइंटर का क्या नाम होगा, इस पॉइंटर का नाम होगा ARR, और इस वाले अरे का एड्रेस जो कि 2000 है, बेस एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ 2000 है, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि ये वाला इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। और जो वेरिएबल ये वाला मैंने बनाया इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, तो इसका भी एड्रेस कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट से क्या बनाऊंगा मैं, क्यू नाम से, क्यू नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, ये वेरिएबल मैं SMA का यूज करके बनाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू लिखूंगा मैं इस तरह से, है ना। ये क्यू वेरिएबल बन जाएगा, और इस क्यू क्योंकि एक पॉइंटर है तो इस वाले का एड्रेस मैं इसमें क्या करूंगा, रख दूंगा 1000 इस तरह से। तो ये जो क्यू है वो इसको पॉइंट करेगा। अब आप देख रहे हैं, अगर मुझे क्या हो, अगर मुझे ये वाला क्यू मिल जाए तो मैं इस वाले को एक्सेस कर सकता हूँ वेरिएबल को, और अगर हमने इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया तो मैं ARR को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर हमने ARR को एक्सेस कर लिया तो मैं इस अरे को एक्सेस कर सकता हूँ, इस अरे को, समझ रहे हो, इस अरे को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा होने वाला है मेमोरी स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने बताया आपको, ये वाली चीज़, ये वाली, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने क्यू को एक क्यू बनाएंगे और उसका यूज़ करके एक वेरिएबल इस तरह से बनाएंगे, है ना। ये वेरिएबल बनाने के बाद मैं डायनेमिकली ये वाला वेरिएबल बनाऊंगा, और ये वाले वेरिएबल का एड्रेस कहाँ रखूँगा, इस क्यू में रखूँगा, है ना। और ये वाला बनाने के बाद मैं ये वाला अरे बनाऊंगा, और इस अरे का एड्रेस कहाँ रखूँगा, यहाँ पर इस 2000, यहाँ पर ARR में। तो ये सारा काम मुझे करना है। क्यू क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इंसर्शन करते हैं उसको इन क्यू बोलते हैं, और डिलीट करते हैं तो उसको डी क्यू बोलते हैं। और फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरह से मेमोरी को एलोकेट करेंगे, क्योंकि हम अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अरे का हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को स्टोर या डिलीट करने के लिए, ओके। तो सबसे पहले ये मेमोरी स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था ये हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था लेक्चर में, आज भी मैं थोड़ा इस पर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो अरे हमने बनाया है इसका एड्रेस हमने रखा है इस ARR में। अच्छा, हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें की है। एक तो हमने अरे बनाया है ये वाला, इस अरे का कुछ नाम नहीं है ना। इसका अरे का जो बेस एड्रेस है 1000 उसको हमने यहाँ पर रख लिया ARR में, और बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ करके हमने एक वेरिएबल बनाया है, और वो स्ट्रक्चर ये है स्ट्रक्ट क्यू। इसके अंदर हमने 4 मेंबर वेरिएबल बनाए हैं, रेयर, फ्रंट, कैपेसिटी, और एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, इसलिए ये किसी भी इंटीजर टाइप के अरे का एड्रेस स्टोर कर सकता है। और वही काम हमने यहाँ पर किया कि हमने मैलाक की सहायता से ये अरे बनाया है, और इस अरे का जो भी एड्रेस है वो हमने पॉइंटर ARR में रख दिया है, इसलिए ये ARR जो पॉइंटर है इस अरे को पॉइंट कर रहा है,
और जो ये वाला हमने वेरिएबल बनाया है इसका कुछ नाम नहीं है, इसका एड्रेस है 5000, जिसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल हैं। तो ये वाला ब्लॉक जो हमने बनाया ये भी हमने मैलाक का यूज़ करके बनाया है, तो इसका भी कुछ नाम नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस है। तो अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे एड्रेस ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो है नहीं है, एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसका एड्रेस एक क्यू पॉइंटर में स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर जो क्यू का टाइप होगा वो क्यूई होगा, है ना, क्योंकि जो ये वेरिएबल है किस टाइप का है, क्यू टाइप का है। और इसलिए अगर इस वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है तो हमें क्यू ही टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, जो हमने बनाया है क्यू, और इसका एड्रेस 5000 हमने इस क्यू में रखा है ना। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर बनाया है जो क्यू है, जिसका टाइप है स्ट्रक्ट क्यू या क्यू बोलिए, है ना। बाकी ये दो वेरिएबल हमने मैलाक की सहायता से बनाया है। तो अभी आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं ये वाला वेरिएबल बनाता हूँ जिसका एड्रेस हमने लिखा है 5000। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, क्यूई है, तभी तो उसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैलाक फंक्शन को करूँगा कॉल, और मैलाक फंक्शन में मुझे क्या करना, एक वेरिएबल बनाना है। किस टाइप का बनाना है, स्ट्रक्ट क्यूई टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। तो हमने उसमें पास कर दिया क्या, स्ट्रक्ट क्यू। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्ट क्यू टाइप का वेरिएबल बनाएगा और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, है ना, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो जो भी उसका एड्रेस रिटर्न होगा हम इस क्यू में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, हमारा वो चला गया, तो मैं फिर से लिखता हूँ। तो मैं लिखूँगा मैलाक, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, जिस टाइप का मुझे वेरिएबल चाहिए मैं डेटा टाइप पास कर सकता हूँ, है ना। मैलाक फंक्शन में या तो मैं डेटा टाइप पास कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बाइट पास कर सकता हूँ, कितने बाइट का मुझे ब्लॉक चाहिए, है ना, या कोई वेरिएबल पास कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया है, हमारे डेटा टाइप का क्या नाम है, क्यू है, लेकिन क्यूई एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि हमने उसको स्ट्रक्चर की सहायता से बनाया है। तो अब इसका एड्रेस जो भी रिटर्न होगा उसे मुझे कहाँ स्टोर करना है, क्यू में, और क्यू का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्ट क्यूई स्टार होना चाहिए, है ना, इस तरह से। अब मैलाक जो फंक्शन है वो वायर्ड टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट क्यू स्टार में। तो जब हमने ये एक लाइन लिखी, ये हमने एक लाइन लिखा, तो क्या हुआ, इतना काम हमारा हो गया, हमारा एक ब्लॉक बना जिसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल होंगे ही होंगे, और उसका एड्रेस इस क्यू में चला गया। तो एक लाइन लिखा तो हमारा इतना काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि एक अरे बनाना है, और इस अरे का एड्रेस ARR में रखना है ना। ये जो वेरिएबल हमने बनाया इसका एक मेंबर फंक्शन है ARR, उसमें रखना है। तो सबसे पहले मैं अरे बनाऊंगा, तो फिर से मैं मैलाक फंक्शन को कॉल करूंगा, और उसमें मुझे क्या बनाना है, अरे बनाना है ना। तो हम साइज इस बार पास करेंगे, हमें इतने बाइट का अरे दे दो, साइज पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइज ऑफ, कितना मुझे साइज किस टाइप का अरे बनाना है, इंटीजर टाइप का। तो मैंने लिखा साइज ऑफ इंट, इनटू कितने ब्लॉक बनाना है, जितना इस अरे का कैपेसिटी है। कैपेसिटी कहाँ है हमारे पास, हमारे पास कैपेसिटी तो इस कैपेसिटी वेरिएबल में है, जो कि इस वेरिएबल के अंदर एज अ मेंबर वेरिएबल है। तो इस कैपेसिटी को हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, है ना। अगर मुझे पता है कि 5 ब्लॉक बनाने हैं तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 5 लिखना नहीं है, हमें इस कैपेसिटी में जो वैल्यू है उसकी यहाँ पर वैल्यू को चाहिए। तो हमें इस कैपेसिटी को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मुझे इस कैपेसिटी को एक्सेस करना है तो या तो मुझे इस वाले ब्लॉक का नाम चाहिए या तो एड्रेस। अब नाम तो है नहीं, एड्रेस है। एड्रेस कहाँ है, क्यू में है। तो क्यू को यूज करके अगर मुझे इस कैपेसिटी को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा क्यू एरो कैपेसिटी, इस तरह से लिखूंगा। अब ये क्या मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं आपको प्री रिक्वेस्टिंग बता रहा था क्या क्या ज़रूरत है, प्री रिक्वायर है पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ जो पहले के 10 वीडियोज़ हैं ये ज़रूर देख लें, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि
किसी जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके मेंबर वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर का यूज़ करके किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो क्यू एरो कैपेसिटी लिखेंगे तो ये कैपेसिटी हमें 5 मिल जाएगी, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 ब्लॉक बनेंगे, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो हमारा ये अरे बन गया। अब इसका एड्रेस जो भी रिटर्न होगा उसे मुझे कहाँ स्टोर करना है, उसे मुझे स्टोर करना है ARR में। लेकिन ARR क्या है, एक मेंबर वेरिएबल है इस वाले का, इसका एड्रेस क्यू में है। तो हम ARR को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम लिखेंगे क्यू एरो ARR। ओके, और हम टाइप कास्ट कर लेंगे। टाइप कास्ट मुझे किस टाइप के एड्रेस में करना है, इंटीजर टाइप के। तो मैं लिखूंगा इंट स्टार, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है ना, और मैलाक फंक्शन वायर टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, तो उसको हमने इंट स्टार में टाइप कास्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, एक अरे बनाया जिसका साइज 5 है, 5 ब्लॉक है, और उसका एड्रेस हमने कहाँ रखा, ARR में रखा। तो जब हमने ये 2 लाइन लिख दी तो हमारा ये मेमोरी स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हुआ, बन गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो अरे हमने बनाया इसमें मुझे इनक्यू या तो डीक्यू करना है। अब इनक्यू या डीक्यू करने के लिए हमें इस वाले अरे को एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर मुझे इस अरे को एक्सेस करना है तो मुझे ARR चाहिए, और अगर मुझे ARR को एक्सेस करना है तो मुझे ये वाला वेरिएबल चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए। इसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस क्यू में है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस वाले अरे में इनक्यू या डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे ये क्यू चाहिए, मुझे ये क्यू चाहिए, मुझे ये क्यू चाहिए। अगर मुझे ये क्यू मिल गया तो मैं ARR को एक्सेस कर लूँगा, और अगर ARR को हमने एक्सेस कर लिया तो मैं इस अरे को एक्सेस कर लूँगा, है ना। कितनी सिंपल बात है ये, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा इंसर्शन यानी कि इनक्यू या डिलीशन डीक्यू की बात करता हूँ। तो देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इनक्यू या डीक्यू करने के लिए। हमने यहाँ पर फ्रंट और रियर और फ्रंट को दोनों -1 से इनिशियलाइज किया। इसका मतलब कि हमारा जो अभी अरे है, जो हमारा क्यू है वो इम्पटी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। अच्छा दोस्तों, हम क्यू को फुल तभी बोलेंगे जब इसके 5 ब्लॉक फुल हो जाएं, है ना, तभी हम फुल बोलेंगे। और इम्पटी बोलेंगे जब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर रियर और फ्रंट को -1 से इनिशियलाइज किया है। तो अब मान लीजिए कि मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, रेयर में इंसर्ट करूँगा हमेशा। हमें पता है कि हम हमेशा क्यू में इंसर्शन रेयर में करते हैं, डिलीशन फ्रंट पे करते हैं। तो क्योंकि ये पहला एलिमेंट मैं इंसर्ट करने वाला हूँ तो कहाँ पर इंसर्ट मैं करूँगा, रेयर पे। रेयर क्या है, -1 है। तो पहले मुझे रेयर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो रेयर को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा तो -1 से हो जाएगा 0, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और मैं यहाँ पर वैल्यू को क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर 6 इंसर्ट कर देता हूँ रेयर पे। अब क्योंकि ये पहला एलिमेंट था इंसर्ट हुआ, इसीलिए मैं फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करूँगा। तो फ्रंट और रेयर में दोनों में क्या है, 0 0 है। जब मैं पहली बार इंसर्शन कर रहा हूँ, इनक्यू कर रहा हूँ, तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों को बढ़ाया है। पहली बार के अलावा जितनी बार भी हम लोग इनक्यू करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेयर को बढ़ाएंगे, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं रेयर को फिर से बढ़ाऊँगा। तो अभी 0 था, 1 कर दूंगा। तो फिर से मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 इंसर्ट कर दिया। इस बार मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। अब मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट तभी करूँगा जब मुझे डिलीट करना होगा, डीक्यू करना होगा, है ना। फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो फिर से मैं रेयर को इंक्रीमेंट करूँगा। इसमें 1 था, मैं कर दूँगा 2, और इस पर मान लीजिए मैं रख दूँगा लेट से 7, है ना। अब मान लीजिए मुझे कोई भी एलिमेंट को डीक्यू करना है, डिलीट करना है। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे पता है कि डिलीट तो मैं फ्रंट से करूँगा। तो फ्रंट कहाँ पर है, 0 यानी कि 6 पर है। तो मैं 6 को डिलीट करूँगा। तो पहले मैं 6 को डिलीट करूँगा, यानी कि 6 को डिलीट करने से मतलब मेरा है कि मैं 6 को यहाँ से हटा दूँगा। ये ब्लॉक हमारा खाली हो जाएगा। और हटाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग फ्रंट को इंक्रीमेंट करना नहीं भूलेंगे। 0 था, उसको हमने 1 कर दिया, है ना।
अब जब भी मैं फिर से अगर डी क्यू करूँगा तो मैं 5 को डी क्यू करूँगा, है ना। अच्छा, मान लीजिए मुझे फिर से अगर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर जब मैं कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी रेयर का वैल्यू 2 था, मैं इंक्रीमेंट करके क्या करूँगा, 3 करूँगा, और इसमें मैं लेट से मैं 8 इंसर्ट कर रहा हूँ, इनक्यू कर दिया, है ना। जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू रख रहा हूँ। लेकिन जब मैं डी क्यू कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे फिर से एक एलिमेंट को डी क्यू करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 5 को मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। पहले इस 5 को मैं क्या करूँगा, पहले इस 5 को मैं डिलीट करूँगा, और डिलीट करने के बाद मैं इस फ्रंट को इंक्रीमेंट करूँगा। तो पहले फ्रंट क्या था, 1 था, अब 2 हो जाएगा, है ना। आपको ये बात समझ में आई। तो इंसर्शन के केस में पहले हम रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं उसी पोजीशन पर जहाँ पर रेयर है, और डिलीट में डी क्यू में पहले हम रेयर, पहले फ्रंट जिस पॉइंट पर है, जिस भी बॉक्स का इंडेक्स नंबर है फ्रंट में, उसको डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, है ना। फिर से मान लीजिए अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं रेयर को इंक्रीमेंट करूँगा 3 से 4 और इंसर्ट कर दूंगा मान लीजिए यहाँ पर 9। अब फिर से अगर मुझे अगर कोई इंसर्ट करना है तो क्या मेरा अरे फुल है, नहीं, मेरा अरे फुल नहीं है। फ्रंट जो है वो यहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर है, रेयर अभी यहाँ पर है ना, रेयर यहाँ पर है, लेकिन अभी हमारा अरे फुल नहीं है। अभी हमारे अरे में ये 2 एम्प्टी स्पेस हैं। तो जब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इस बार मैं रेयर को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, 4 से 5 नहीं करूँगा, बल्कि मैं रेयर को 0 कर दूँगा, और फिर मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पर लेट से 2। तो आपने देखा, जब हमारा रेयर लास्ट वाले बॉक्स का एड्रेस रखता है, उसके बाद मुझे अगर कोई इंसर्ट करना है, हमारा अरे में खाली जगह है, तो मुझे रेयर को 0 करना पड़ता है ना। अब फिर से अगर मान लीजिए मुझे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो रेयर को मैं 0 से क्या करूँगा, 1 करूँगा, और फिर से मैं यहाँ पर 3 इंसर्ट करूँगा। अब फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो, अब मैं बोलूँगा कि मेरा अरे फुल हो चुका है, ओवरफ्लो कंडीशन आ गई है, नो मोर इंसर्शन पॉसिबल। अब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे इस टाइम पर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट की वैल्यू को, फ्रंट में क्या है 2 है, तो ये 2 वाला जो एलिमेंट है इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, और फ्रंट को फिर मैं इंक्रीमेंट करके 2 से क्या करूँगा, 3 कर दूँगा, है ना। फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले मैं इस 8 को डिलीट करूँगा, पहले इस 8 को डिलीट करूँगा, और फिर उसके बाद 3 से इंक्रीमेंट करके मैं क्या करूँगा, 4 करूँगा। आई होप कि आपको ये समझ में दोस्तों आ गया होगा, है ना। अंडरफ्लो कंडीशन हम कब बोलेंगे, अंडरफ्लो हम तभी बोलेंगे जब हमारा पूरा अरे क्या हो, एम्प्टी हो, एक भी एलिमेंट ना हो, और हम अगर उससे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब हमारा अरे फुल हो, हम कोई इंसर्ट नहीं कर सकते। अंडरफ्लो मतलब हमारा अरे पूरा एम्प्टी है और आप डिलीट करने की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अपना यहाँ पर डेव C++ कंपाइलर ओपन कर लिया है। किसी भी कंपाइलर पे आप कोडिंग कर सकते हैं, चाहे विजुअल स्टूडियो कोड हो, उस पर आप कर लीजिए, सेम टू सेम कोडिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, मुझे बनाना पड़ेगा ये वाला मेमोरी स्ट्रक्चर। ओके, उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा ये वाला क्या, एक हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट क्यू इस तरह से, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं रियर फ्रंट कैपेसिटी इंट स्टार ARR। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पर ये वेरिएबल बनाना है। इसका एड्रेस कहाँ रखना है, इस क्यू में रखना है ना। ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ये मेन फंक्शन के अंदर होगा। आपने स्टैक में भी देखा था इसी तरह से। तो पहले मैं मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट क्यूवी स्टार क्यू का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें मैं शुरू में नल रख लेता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा कि इतनी सारी मेमोरी, ये वाली जो मेमोरी है,
मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ से, जो इतना वाला पार्ट है मेमोरी का, इसको मैं डायनेमिकली बनाऊँगा मैलाक की सहायता से। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, और क्या करेगा वो, मेमोरी क्या होगी, क्रिएट होगी, और उसका जो एड्रेस होगा, कौन सा वाला एड्रेस, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस वो रिटर्न होगा, है ना। क्योंकि इस वाले का एड्रेस तो मैं इस ARR में रख दूंगा, तो इस वाले ब्लॉक का मुझे एड्रेस क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ये वाली 2 लाइन लिखनी है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, स्ट्रक्ट क्यू स्टार, है ना। और मैं इसका नाम रख ले रहा हूँ क्रिएट क्यू। ओके, और इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं कैपेसिटी पास कर दूंगा। कितनी कैपेसिटी का मुझे अरे बनाना है वो वाली मैं कैपेसिटी यहाँ से पास करूँगा। तो इस अरे का कैपेसिटी क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ से 5 पास करूँगा उस फंक्शन को। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैलाक को कॉल करना पड़ेगा और उसमें साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्यू पास करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल इस तरह से बनेगा, उसका एड्रेस रिटर्न होगा, तो मुझे उसी टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में लेट से पी में मैं स्टोर कर लूँगा, है ना। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो इसका रेयर और फ्रंट है उसमें -1 रखना है, कैपेसिटी में जो कैपेसिटी की वैल्यू पास की वो रखना है, और इस एरर में एक अरे बना के उसका एड्रेस रखना है। ठीक, तो मैं पी का जो रेयर है, देखो यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहा है जो रेयर है उस पर -1 रख दो, पी का जो फ्रंट है उस पर -1 रख दो, पी का जो कैपेसिटी है उस पर कैपेसिटी रख दो, है ना, जो हमने कैपेसिटी पास की है ये वाली कैपेसिटी। अदरवाइज मैं इसका नाम चेंज कर ले रहा हूँ, कैप रख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप कैप रख दो, और जो पी का अरे है, जो पी का अरे पॉइंटर अरे है, इसमें एक अरे बनाओ। तो अरे क्या करूँगा मैं, मैलाक की सहायता से बनाऊँगा, साइज ऑफ इंट इनटू कैपेसिटी। चाहे मैं कैप लिख दूं यहाँ से, क्योंकि कैप की वैल्यू भी वही होगी जो इस कैपेसिटी की वैल्यू होगी, है ना। तो मैं यहाँ से कैप नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा क्या, पी एरो कैपेसिटी, है ना। तो और इसको मैं क्या करूँगा, इंटीजर टाइप के एड्रेस में टाइप कास्ट कर लूँगा, इस तरह से हमारा काम हो गया। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न पी कर दूँगा, है ना। तो पी रिटर्न हो जाएगा। तो क्या था यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक पी वेरिएबल था, ये एक पी वेरिएबल था, पी वेरिएबल जिसमें किसका एड्रेस था, 5000, इस वाले का एड्रेस था। यानी कि जो पी था वो इसी वाले को पॉइंट कर रहा था। जब हमने पी को रिटर्न किया तो पी का 5000 इस क्यू में आ गया, इस वाले क्यू में आ गया। ये क्यू कहाँ है, मेन फंक्शन के अंदर है ना। रिटर्न किया हूँ, अच्छा भैया मेन फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया है, तो मैं मेन फंक्शन के आऊँगा, अंदर आऊँगा और क्रिएट क्यू फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, और यहाँ से कैपेसिटी मैं 5 पास कर रहा हूँ। आप ये कैपेसिटी 5 यूजर्स इनपुट लेके भी पास कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जिसको मुझे क्या करना है, क्यू में स्टोर कर लेना है। अब आप समझिए कि जो पी यहाँ से रिटर्न हुआ वो क्यू में आके कॉपी हो गया, है ना। ये पी 5000 यहाँ क्यू में कॉपी हो गया। फिर क्या होगा कि जैसे ही ये लाइन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो इस फंक्शन का काम इंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल एसएमए के हैं, जैसे ये कैप हो गया या पी हो गया, या हो गया कैप और पी, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो वेरिएबल हमने मैलाक की सहायता से बनाया है, अच्छा हमें यहाँ पर टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ स्ट्रक्ट क्यू स्टार। ओके, तो जो हमने वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर मैलाक का यूज़ करके बनाया है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों वेरिएबल की मेमोरी रिलीज़ नहीं होगी। बाकी जो वेरिएबल अदर हैं, एसमे वाले, कैप है, पी है, इनकी मेमोरी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप बाद में जब उस फंक्शन का काम इंड होगा, क्रिएट क्यू नाम का फंक्शन जो है उसका काम तमाम होगा, इंड होगा, तो ये पी वेरिएबल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ये सिचुएशन बचेगी मेन फंक्शन के अंदर,
ये वेरिएबल की मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, चाहे वो अरे हो या ये वेरिएबल, क्योंकि इनको हमने DMA की सहायता से बनाया है, मैलाक का यूज़ करके। और ये जो क्यू है जो मेन फंक्शन के अंदर है, ये अब इन वेरिएबल को हैंडल कर रहा है। जो पी वेरिएबल क्रिएट क्यू फंक्शन के अंदर था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही क्रिएट क्यू फंक्शन का काम इंड होगा। तो जैसे ही ये लाइन ख़त्म होगी ये पी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन पी का जो एड्रेस रिटर्न हुआ वो क्यू में आ गया। तो जैसे उन वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल हमने बनाया इनको मैं हैंडल कर रहा था पी की सहायता से, तो पी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसका पी को हमने क्यू में स्टोर कर लिया। तो अब मैं क्यू का यूज करके इन वेरिएबल जो हमने ब्लॉक बनाए हैं अरे, इनको मैं हैंडल कर पाऊंगा, है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इतना अच्छे से कोई नहीं समझाता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मान के किया क्योंकि आप बिगिनर हो सकते हैं। तो इतना काम हमने कर लिया। ओके, अब चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक मीनू फंक्शन बनाता हूँ। मीनू फंक्शन की कोडिंग मैंने पहले ही कर ली है, अब बार बार मैं उसी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो थोड़ा टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक मीनू फंक्शन पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने हर एक चॉइस को लिखा है, क्यू में जो जो भी ऑपरेशन हो सकता है। ओके, मैं इसका नाम चेंज कर ले रहा हूँ, क्यू ई मीनू। क्यू ई के लिए ये मीनू फंक्शन है। फिर क्या होगा, इसके अंदर हमने चॉइस ली है और ये सारे ऑप्शन हमने रखे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंगली लिंक लिस्ट में भी, स्टैक में भी, डबली लिंक में, तो मैं बार बार नहीं बता चला हूँ। इन क्यू यानी कि एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, डी क्यू एलिमेंट को डिलीट करना हो, क्यू का साइज का मतलब यहाँ से है कितने एलिमेंट क्यू में है। क्या क्यू फुल है, आप इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। क्या क्यू इम्पटी, इसकी सहायता से क्यू में कितने एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करो, इसकी सहायता से गेट फ्रंट एंड रियर स्टेटस, यानी फ्रंट और रियर की वैल्यू किसी भी करंट टाइम पर क्या है उसको आप 7 चॉइस इंटर करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने लिखा है चॉइस, और उस चॉइस को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, इनफाइनाइट लूप, और इसके अंदर सिस्टम CLS लगाऊंगा ताकि लूप चलने से पहले प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाए जैसे लूप चलो। उसके बाद मैं स्विच लगाऊंगा और स्विच के अंदर मैं इस क्यू मीनू फंक्शन को कॉल करूंगा। इससे जो चॉइस आएगी उसको मैं केस बना लूँगा, केस 1 केस 2 इस तरह से करके, राइट। कितने केस हमें बनाने पड़ेंगे, 7 केस बनाने पड़ेंगे। केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 और तो केस 7 हो गया। और हमने यहाँ पर एग्जिट का कोई चॉइस नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगा लेता हूँ और इसको मैं केस 8 करूँगा और यहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा। एग्जिट मतलब इनफाइनाइट लूप रहेगा ना, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा केस 8 और एक मैं डिफ़ॉल्ट बनाऊंगा और इसमें मैं सिंपली मैसेज दे दूंगा इनवैलिड चॉइस, ठीक। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब इन केस में हमें फंक्शन को कॉल करना है, उनकी कोडिंग हमें करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं कुछ फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। इज क्यू इम्पटी, अगर हमारा क्यू इम्पटी है, देखिए इम्पटी होने का मतलब कि क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जो हमारा फ्रंट और रियर होगा उसमें क्या होगा, -1 होगा, है ना। तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने वाला हूँ, इसका मैं रिटर्न टाइप रखूँगा इंट। ओके, अगर हमारा क्यू इम्पटी है तो मैं 1 रिटर्न करूँगा, अदरवाइज 0। इज क्यू इम्पटी, और किस क्यू की बात कर रहे हैं तो मुझे वो क्यू पास करना पड़ेगा, है ना। ये क्यू हमने पास कर दिया। इस फंक्शन को कॉल करते समय, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा कितने चॉइस में, किस चॉइस में है ये,
इज क्यू इम्पटी फिफ्थ चॉइस में है, तो फिफ्थ चॉइस में मैं चलूँगा, फिफ्थ केस में चलूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा और ये वाला क्यू मैं पास करूँगा। कौन वाला क्यू? ये वाला क्यू। ओके, ये फंक्शन मैं क्या करूँगा? कॉल कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या लगा दूँगा? यहाँ पर ब्रेक लगा दूँगा, है ना। अच्छा, हमने इसकी चॉइस बना दी है, तो यहाँ पर वो कुछ रिटर्न कर रहा है ना। अगर 1 रिटर्न होता है तो क्यू इम्पटी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ जो रिटर्न हुआ तो मैं लगाऊंगा प्रिंट ऑफ लाइन चेंज क्यू इज इम्पटी। ओके, इल्स में चलेंगे, लाइन चेंज, अब मैं नॉट इम्पटी लिख दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर नॉट इम्पटी लिख दूंगा सिंपली। ओके, और फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे सिंपली यहाँ पर चेक करना है जो क्यू है उसका अगर फ्रंट और रियर -1 है तो हमारा क्यू इम्पटी होगा। तो मैं लिखूँगा जो क्यू है उसका जो फ्रंट रियर है इक्वल टू -1 एंड जो हमारा क्यू है उसका जो फ्रंट है इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से रिटर्न कर दो 1, तभी हमारा क्यू इम्पटी होगा। इल्स में रिटर्न कर दो क्या? 0, है ना। तो हमने इस क्यू इम्पटी फंक्शन की कोडिंग कर ली, उसको हमने यहाँ पर अपने मेन फंक्शन में भी ऐड कर दिया है। तो जब भी आप ये 5 चॉइस इंटर करोगे आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्यू इम्पटी है कि नहीं है। तो आज जिस फंक्शन की हम लोग कोडिंग करने वाले हैं वो जो फंक्शन है वो फंक्शन होगा कि क्या हमारा क्यू फुल है कि नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप पहले देखिए कि अगर हमारा अरे फुल है इस तरह से, तो जो यहाँ पर फ्रंट होगा अगर हम आइडल कंडीशन माने तो फ्रंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। और अगर ये एलिमेंट सारे फुल हो चुके हैं तो जो रियर होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू 4 होगी। तो हमारे पास एक कंडीशन तो है, लेकिन ये आइडल कंडीशन है कि जब हमारा फ्रंट 0 हो और रियर 4 हो, रियर 4 यानी कि कैपेसिटी -1 के बराबर हो, तो हमारा क्यू फुल होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए अगर मुझे इस सिचुएशन में कोई एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, लेट से 3 को डिलीट कर दिया, तो जो हमारा फ्रंट होगा वो 0 से इंक्रीमेंट होके क्या होगा? 1 हो जाएगा। और फिर से अगर हमने कोई एलिमेंट अब इंसर्ट कर दिया तो अभी हमारा रेयर 4 है लेकिन हमारे अरे में एक खाली जगह है, मैं इंसर्ट करूँगा तो लेट से यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ लेट से 7, तो हमारे रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से 5 नहीं होगी बल्कि 0 हो जाएगी, है ना। और अब इस सिचुएशन पर भी हमारा जो ये अरे है वो क्या है? फुल है ना। तो क्यू के केस में 2 सिचुएशन होती हैं। अरे 2 केस में फुल हो सकता है, एक आइडल वाली कंडीशन जिसमें फ्रंट की वैल्यू 0 होगी और रेयर की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर हो जो पहले हमने आपको दिखाया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ और इंसर्ट करते करते मैं फिर से शुरू से इंसर्ट करना चालू कर दूं, जैसे यहाँ पर है, और फिर से अगर हमारे अरे में एक भी खाली जगह ना बचे तो भी हमारा जो क्यू होगा वो फुल हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे? जब मैं स्टैक पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो ये रोटेट होने लगता है ना। अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है, भले ही हमारा रेयर लास्ट वाले ब्लॉक का इंडेक्स है, तो उसके इंडेक्स को फिर जो होता है रेयर की वैल्यू उसको हम इंक्रीमेंट नहीं करके बल्कि 0 सेट कर देते हैं। तो जो इंसर्शन होता है वो सर्कुलर फैशन में होने लगता है, सर्कुलर मैनर में होने लगता है। इसलिए यहाँ की जो कंडीशन होगी वो नॉर्मल कंडीशन हम इस तरह से नहीं लिख सकते। तो उसकी क्या कंडीशन है? अगर आप गूगल सर्च करना चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करना पड़ेगा। जो रेयर है, रेयर की वैल्यू क्या है? पहले मैं आइडल कंडीशन की बात करता हूँ। आइडल कंडीशन मतलब 0 और 4 की बात करता हूँ, इस वाले कंडीशन की बात करता हूँ। तो जो रेयर की वैल्यू है
आप उसमें +1 इंक्रीमेंट करिए, +1 ऐड करिए, फिर उसको जो अरे की कैपेसिटी है 5 उससे डिवाइड करिए, उससे डिवाइड करना है आपको, डिवाइड नहीं करना है, मॉड्यूलर करना है, मॉड्यूलर करना है। तो क्या होगा ये, अभी रेयर की वैल्यू क्या है 5 है, 5 + 1 सॉरी 4 है रेयर की वैल्यू ना, 4 + 1 5 हो गया, 5 मॉड्यूलर 5 हो गया 0, और जो फ्रंट है उसकी वैल्यू भी तो 0 है, तो हमारा अरे क्या है फुल है ना। अब अगली कंडीशन सोचिए, अगली कंडीशन मतलब कि अगर हम एक एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर दें, है ना, तो जो हमारा रेयर होगा सॉरी फ्रंट होगा वो 0 नहीं रहेगा, 0 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और फिर से अगर मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, रेयर की वैल्यू 4 है, तो मुझे 4 से इंक्रीमेंट करके 5 नहीं बल्कि 0 करना पड़ेगा। तो रेयर की वैल्यू पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी 0 करनी पड़ेगी, और फिर मैं उसमें एक एलिमेंट इस तरह से इंसर्ट करूँगा, तो भी हमारा अरे फुल हो जाएगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, वही मैं कंडीशन सोचूंगा कि जो रेयर की वैल्यू है, रेयर की वैल्यू क्या है 0 है, उस पर +1 इंक्रीमेंट करो और उसको कैपेसिटी से मॉड्यूलर करो, मॉड्यूलर कैपेसिटी क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 + 1 मॉड्यूलर 5 क्या होगा 1 होगा, और जो फ्रंट की वैल्यू है वो भी तो 1 है। तो यही हमारी कंडीशन है चेक करने के लिए कि हमारा क्यू फुल है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है कि जो हमारा रेयर है, अब रेयर को हम क्यू एरो रेयर करके एक्सिस करेंगे, उसमें आप +1 करो, +1 करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसको आपको मॉड्यूलर करना है कैपेसिटी से, तो क्यू एरो कैपेसिटी से मॉड्यूलर करना है। अगर ये मॉड्यूलर करने के बाद इक्वल टू आ गई किसके, क्यू का जो फ्रंट है, तो हमारा क्या, हमारा क्यू फुल है। तो यही कंडीशन हमको चेक करनी है। तो चलिए कोडिंग में मैं आता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने कोडिंग किया था इज़ क्यू फुल इम्पटी की, आज मैं करूँगा इज़ क्यू फुल की, ओके। और इसमें वही इज़ क्यू इतना, और इसमें हम क्यू को क्या करेंगे पास कर देंगे। मैं चेक करूँगा इफ़ जो क्यू है उसका जो रियर है उसमें +1 करो, ओके। +1 करने के बाद जो उसका उससे मॉड्यूलर करो, किससे मॉड्यूलर करो, जो क्यू की कैपेसिटी है, अगर वो इक्वल टू आ रहा है क्यू अरे किसके फ्रंट की, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा, इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, उसको मॉड्यूलर कर दो, किससे मॉड्यूलर करो, क्यू की जो कैपेसिटी है, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अगर ये फ्रंट के बराबर है तो यहाँ से रिटर्न करो 1, इल्स में क्या करना है आपको, रिटर्न कर देना है 0। RETUR रिटर्न कर दो 0, है ना। तो ये हमने कोडिंग कर लिया, कब चेक करने के लिए कि हमारा क्यू फुल है कि नहीं है। अब क्यू फुल होने की क्या कंडीशन होती है, आप पर नेट पे भी सर्च करेंगे ना, गूगल सर्च कर लेंगे, ओके। यहाँ पर ये क्यू अंदर होगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको यही वाली कंडीशन मिल जाएगी, ओके। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू फुल है कि नहीं है, ठीक। तो अब चलिए हम अगला फंक्शन देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे क्यू का जो साइज़ है वो क्या है। क्यू के साइज़ का मतलब यहाँ जानते हैं क्या से है कि कितने एलिमेंट हमारे क्यू में हैं, ओके। मान लीजिए कि ऐसा हम बना रहे हैं, लेट से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो इस टाइम पर जो हमारा रेयर होगा वो रेयर क्या होगा, रेयर की वैल्यू होगी 2, और जो फ्रंट है अभी उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 3 हैं, तो मुझे 3 रिटर्न करना है ना। तो उसके लिए देखिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, हमने यहाँ पर इस क्यू फुल बना लिया था, रिटर्न टाइप क्या होगा इंट होगा, और मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ क्यू ई साइज नाम से, ओके, स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू, ओके। अच्छा, अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 है तो क्यू की साइज जो होगी 0 होगी, तो मैं लिखता हूँ क्यू एरो जो फ्रंट है इक्वल टू -1 एंड
क्यू और जो रेयर है -1 है, तो यहाँ से यार 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि उस केस में जो क्यू का साइज होगा वो 0 होगा। इल्स में आ जाते हैं हम लोग। अब जब इल्स में आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा राइट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से। ये केस तो बहुत ईजी है। जो भी आपको इसमें लग रहा होगा कि फ्रंट 0 है, रेयर अगर 2 है, तो रेयर में जो भी है उसमें +1 करके रिटर्न कर दो, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर हमारे पास 5 है, ओके 5 है, और मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ कि जो ये रेयर है, ये रेयर हमारा 2 हो, रेयर हमारा 2 हो और फ्रंट हमारा 4 हो। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि सर्कुलर टाइप में इंसर्शन हो रहा है। ये सिचुएशन कब आएगी? जब मैं इंसर्ट करते करते वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, डिलीट करते करते मैं लास्ट में पहुँच गया, डिलीट करते करते लास्ट में पहुँच गया, हमारा फ्रंट लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और इंसर्ट क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो ये सारे ब्लॉक जो पहले वाले ब्लॉक हैं, ये वाले ब्लॉक हैं। अगर मैं लास्ट में हूँ डिलीट करते करते, फ्रंट हमारा इस वाले ब्लॉक का इंडेक्स नंबर है फ्रंट में, तो ये सारी ब्लॉक क्या होंगी? इम्पटी होंगी। तो जब मैं इंसर्ट करना चालू करूँगा तो मैं यहाँ से इंसर्ट करना चालू कर दूंगा, तो इंसर्ट करते 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 यहाँ तक आ गए। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन बिल्कुल वैलिड सिचुएशन है, तो इस केस में जो हमारा अरे का साइज होगा वो क्या होगा? 4 होना चाहिए, 4 रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आप रेयर +1 करके रिटर्न नहीं कर सकते। रेयर +1 तो 3 होगा, लेकिन हमारे एलिमेंट तो 4 हैं। तो देखिए क्यू के केस में यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए अगर आप गूगल पे सर्च कर लें दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपको कोई बता नहीं सकता कैसे करना है, ठीक है। जब आप फंस जाते हैं, कहीं पर स्टक होते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको एक कंडीशन मिल जाएगी। वो कंडीशन ये वाली कंडीशन है जो हमने यहाँ पर लिख के रखा है, ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन हर एक केस के लिए वैलिड होगी। जैसे इस केस के लिए आप देखिए कि क्यू की जो कैपेसिटी है, क्या है कैपेसिटी? 5 है। 5 में से क्यू का फ्रंट सब्ट्रैक्ट करो। क्यू का फ्रंट क्या है? अभी 4 है, 4 है ना। तो हमने 5 में से फ्रंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया 1। 5 - 1 4 हो गया, 5 - 4 1 हो गया। 1 में क्यू का रेयर ऐड करो। क्यू का रेयर क्या है? 2 है। 2 ऐड करो 1 में, हो गया 3। 3 में +1 करो, हो गया 4। 4 को क्यू की कैपेसिटी यानी कि 5 से मॉड्यूलर करो, 4 मॉड्यूलर 5 हो जाएगा 4। हमारा आंसर आ रहा है। तो ये वो कंडीशन है जिसे मुझे लिखना है। तो मैं इस कंडीशन को कर रहा हूँ कॉपी। मैंने उस कंडीशन को कर लिया कॉपी, और मैं सिंपली आ जाऊँगा कहाँ पर? इल्स में आऊँगा, और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा? ये जो कंडीशन हमने कॉपी की है। आप ध्यान से देख लें, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। वही वो कंडीशन है जिसको मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है सारी चीज़ें? अब दिख रहा हो तो हमने वही सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा इस तरह से सेमीकोलन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से वो क्या करेगा? रिटर्न कर देगा क्यू का साइज, ठीक। तो हमने इन तीनों फंक्शन की कोडिंग को देख लिया है, ओके। और हमने क्या किया था, अपने मेन फंक्शन में भी इस क्यू इम्पटी फंक्शन को कॉल किया था 5th में। तो 4th में मैं उसकी भी कोडिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इज क्यू फुल है ना। 4th में इज क्यू फुल है, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा इस क्यू का, और इसमें क्यू पास करना पड़ेगा मुझे, है ना। और ये क्या कर रहा है? 1 रिटर्न कर रहा है अगर फुल है तो मैं उसको इफ़ के अंदर लिख दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ से 1 रिटर्न होके आएगा तो ट्रू माना जाएगा, और अगर ट्रू है तो हमारा क्यू फुल है। तो मैं कर लूँगा क्यू इज़ फुल। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ यस क्यू इज़ फुल। इल्स में मैं प्रिंट कर दूंगा नो क्यू इज नॉट फुल। ओके, और इसी तरह से जो थर्ड हमारा केस है, थर्ड के लिए हमने क्या बनाया था? क्यू साइज, है ना।
ये देख लीजिए, थर्ड में क्या है, क्यू साइज है। तो मैं थर्ड पे आऊँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, उसमें क्यू पास करूँगा और ये फंक्शन मुझे साइज रिटर्न करके देगा। तो अच्छा, मैं फोर्थ केस में यहाँ पर मैं ब्रेक भूल गया हूँ। ओके, और ब्रेक के पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं गेट सी एच भी लगाऊंगा। क्यों? ताकि मैं ये मैसेज तो देख सकूँ, और उसी तरह से मैं यहाँ भी गेट सी एच लगाऊंगा। अब मैं इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, और मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑफ लगाना पड़ेगा। जो भी साइज यहाँ से आएगा, लाइन चेंज साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर %d की वैल्यू, और कामा जो भी इस फंक्शन को कॉल करने पर रिटर्न होगा वही वैल्यू मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है। ठीक, गेट सी एच और ब्रेक। गेट सी एच मैं क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मैं ये देख पाऊँ। देखिए, जब ये वाइल लूप चलेगा तो सिस्टम CLS इतनी फास्ट चलेगा ना कि आप ये नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर इसके नीचे गेट सी एच लगा है तो पहले ये प्रिंट होगा, आप अच्छे से अपना मैसेज देखोगे। जब कोई आप की प्रेस करोगे तब ब्रेक चलेगा, उसके बाद ये वाइल लूप रिपीट होगा, तब ये CLS चलेगा। अगर आप गेट सी एच नहीं लगाओगे तो ब्रेक चल जाएगा तुरंत, और ये इतना फास्ट चलेगा ना कि आप ये मैसेज नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अभी हमें कोडिंग करना है इनक्यू DQ की, और सो क्यू एलिमेंट्स, क्यू के एलिमेंट्स को बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं बनाता हूँ व्यू वायर्ड सो क्यू एलिमेंट्स स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू, और इसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज मैं लिख रहा हूँ कि दोस्तों आपको ही ये कंप्लीट करना है, मैं इसकी कोडिंग नहीं करूँगा। कंप्लीट इट ऑन योर ओन। ओके, आप इसको कंप्लीट कर लो, मैं नहीं करूँगा कंप्लीट। और इसकी कोडिंग कहाँ करनी पड़ेगी हमें, शो क्यू एलिमेंट 6 पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को 6 पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा, और इसमें मैं क्यू पास करूँगा। ओके, फिर मैं लगाऊँगा क्या, गेट सी एच, फिर मैं लगा दूँगा सिंपली ब्रेक। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पर हमने गेट सी एच क्यों लगाया है बताइए, यहाँ पर हमने गेट सी एच इसलिए लगाया ताकि आप ये वाला मैसेज देख पाएँ। ठीक, नहीं तो आप यहीं पर गेट सी एच लगा लीजिए, वहाँ से हटा दीजिए। तो मेथड में मैं खिचड़ी नहीं पकाने वाला हूँ। ठीक है, सबको मैं सिमिलर रखना चाहता हूँ। तो इस फंक्शन को दोस्तों आप अपने से कंप्लीट कर लेना, दिमाग लगा के। फ्रंट से आपको स्टार्ट करना है, रेयर तक जाना है, लेकिन वो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपका फ्रंट आगे हो, रेयर पीछे हो, है ना, या हो सकता है कि आपके उसमें एलिमेंट ही ना हो, तो सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। ठीक, मैं उसको नहीं करूँगा। तो यहाँ पर शो क्यू एलिमेंट इतना सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट एंड रेयर जो स्टेटस की बात है ना, तो ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं। तो वायर्ड लेट्स से शो क्यू स्टेटस स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू। स्टेटस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो मैं फ्रंट और रेयर को सिंपली प्रिंट करूँगा। तो मैं लगाऊंगा प्रिंट ऑफ लाइन चेंज फ्रंट इक्वल्स टू %d कामा रेयर इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर q का जो फ्रंट है, ये q मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ, q का जो फ्रंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, q का जो रेयर है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, है ना। और इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, फिर से कॉल करूँगा। कौन सा चॉइस है, 7 चॉइस है। तो मैं 7 पे चलूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट सी एच मैं लगाऊँगा,
अब आप कमेंट करके बता दीजिए मैं गेटसीएस क्यों लगाया, कौन से वाले मैसेज को देखने के लिए। ओके, और एग्जिट की एक चॉइस है 8 पे, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट के लिए हमें इनफाइनाइट वाइल लूप को ब्रेक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट एग्जिट इनफाइनाइट लूप इक्वल्स टू 0 है, और जब चॉइस 8 आएगी, 8 चॉइस में मुझे क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से जो ये एग्जिट इनफाइनाइट लूप, इसको मैं थोड़ा सा कुछ और लिख देता हूँ, लेट्स से 1 2। ओके, अब ये मत पूछना मैंने 1 2 क्यों किया है। इसकी वैल्यू मैं 1 करता हूँ और मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो जब ये ब्रेक चलेगा तो ये हमारा क्या स्विच ब्रेक होगा। इसके मैं बाहर आऊँगा, मैं चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो मुझे इनफाइनाइट लूप को भी ब्रेक कर देना है, तो एक ब्रेक मैं और चला दूंगा, है ना। देखो अगर ये चल रहा है तो 1 हो जाएगा, ये ब्रेक चलेगा। अगर आपने केस 8 इंटर किया है चॉइस, तो आप मतलब प्रोग्राम को इंड करना चाहते हैं, इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको हमने 1 कर दिया, ये ब्रेक चलेगा तो हमारा स्विच ब्रेक होगा। ये है स्विच, इंड ऑफ स्विच। ये क्या है, इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप है ना, और ये तो इंड ऑफ मेन है ही है। तो हमें ये ब्रेक करना इनफाइनाइट लूप को, तो हमने चेक कर लिया उसकी वैल्यू अगर 1 है तो एक ब्रेक और चला दो, नहीं तो मत चलाओ। ठीक है, हमने ये भी काम कर लिया। तो अभी हमने दोस्तों अपना एग्जिट भी किया, फ्रंट स्टार सो एलिमेंट, ये सारी चीज़ें कर ली। अब बचा है इनक्यू एंड डीक्यू। इनक्यू फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इस अरे में एलिमेंट को क्या करेंगे, इनक्यू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, मैं जब इनक्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये अरे है तो ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो वायर्ड इनक्यू, ENQUE, और कहाँ पर हमें इनक्यू करना है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू पास करना पड़ेगा, QUEUE स्टार क्यू। तो सबसे पहले जब हम एलिमेंट को इनक्यू करने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा अरे फुल तो नहीं है, कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं है। तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया था इज क्यू फुल। अब अगर हमारा क्यू फुल होगा तो ये 1 रिटर्न करके देगा, और अगर 1 रिटर्न होके आ रहा है तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, इनक्यू नहीं कर सकते। तो लाइन चेंज, इनक्यू इज नॉट पॉसिबल। उससे पहले मैं लिखूंगा कि ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन इनक्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके, अदरवाइज मैं इल्स में आऊँगा। इल्स में आने का मतलब है दोस्तों कि हमारा क्यू इम्पटी है, उसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब एलिमेंट को इंसर्ट करने की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेयर को इंक्रीमेंट। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट हैं, तो फ्रंट की वैल्यू इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग 0 होगी, और रेयर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो हमें अगर इस समय इंसर्ट करना है तो मैं रेयर को इंक्रीमेंट करके 2 से 3 करूँगा। ओके, रेयर की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है, 3 है। ओके, अच्छा मैं हटा दे रहा हूँ, अभी इस समय रेयर की वैल्यू 3 है, तो रेयर की वैल्यू मैं 3 से इंक्रीमेंट करके 4 करूँगा, और यहाँ पर मैं लेट से एलिमेंट रख दे रहा हूँ 8। ओके, मान लीजिए हम, तो ये एक सिचुएशन है, ये नॉर्मल वाली सिचुएशन है, आइडल सिचुएशन है कि जब आपका रेयर में जिस ब्लॉक का इंडेक्स है उसके आगे अगर जगह है तो सिंपली आपको क्या करना है, रेयर को इंक्रीमेंट करके एलिमेंट को इनक्यू कर देना है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसी चॉइस हो कि इस फ्रंट में 1 हो, ऐसा हो, इस टाइम पर देख फ्रंट में 1 हो और जो आपका रेयर है उसमें 4 हो। फ्रंट में 1 है, रेयर में 4 है, तो रेयर यहाँ पर है और फ्रंट यहाँ पर है। एक अभी भी ये वाला स्पेस हमारे अरे में है, तब तो मैं रेयर को 4 से इंक्रीमेंट करके 5 तो नहीं कर सकता ना।
अब मुझे रेयर की वैल्यू को 0 करके यहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ पर इंक्यू करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फिर से वही सिचुएशन यहाँ पर आ गई है ना। तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना मुझे एक वैलिड परफेक्ट क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। तो ये है वो कंडीशन। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रेयर को इंक्रीमेंट तो देखियो करना है, अगर रेयर के आगे स्पेस है, अदरवाइज हमें रेयर को 0 कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अभी रेयर की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, और हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, फ्रंट की वैल्यू है 1। तो हमने क्या किया, जो क्यू का रेयर है यानी कि जो इस टाइम पर 4 है उस पर 1 ऐड करो तो 5 हो गया। अब 5 को क्यू की कैपेसिटी 5 है, तो 5 को 5 से मॉड्यूलर करो तो 0 आ गया। उसको हम कहाँ रख रहे हैं, रेयर में रख रहे हैं, तो 0 आ जाएगा रेयर में। तो अगर हम ये वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो 4 के बाद 5 नहीं होके 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब हम आइडल कंडीशन की बात कर ले रहे हैं। आइडल कंडीशन की बात करने से मतलब है कि अगर फ्रंट में 0 है और रेयर में इस समय 3 है, रेयर में इस समय 3 है, तो उसी कंडीशन को फिर से करो। वो कंडीशन क्या थी कि जो रेयर है उसमें एक इंक्रीमेंट करो। तो हमने 3 में एक इंक्रीमेंट कर दिया तो आ गया 4। 4 को आपको क्या करना है, मॉड्यूलर करना है, आपको मॉड्यूलर करना है। किससे मॉड्यूलर करना है, कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या है, 5 है, तो 4 मॉड्यूलर 5 हो गया 4। उसको कहाँ पे स्टोर करना है, आपको रेयर में स्टोर करना है, उसको आपको रेयर में स्टोर करना है। तो रेयर में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। और अगर रेयर में 4 चला गया, वही तो हम चाहते थे, क्योंकि मुझे इस बार यहाँ इंसर्ट करना है। तो जो दोस्तों ये वाली कंडीशन हमने लिखी थी, रेयर में एक इंक्रीमेंट करो, उसको उसके कैपेसिटी से मॉड्यूलर करो, और जो आंसर आए उसको रेयर में रख दो, तो ऑटोमेटिक रेयर सेट हो जाएगा, है ना, सेट हो जाएगा। तो बस वही कंडीशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उससे पहले मुझे इंसर्ट करने के लिए एक वैल्यू चाहिए, तो मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ फटाफट। हम यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इंटर द एलिमेंट, ओके, मैं लगाऊंगा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ वैल। अब आ गया, तो मुझे क्या करना है, रेयर में रखना है, क्यू के रेयर में, है ना। ओहो, यहाँ पर कैपिटल क्यू कर देता हूँ। क्यू के हमें रेयर में रखना है। क्या रखना है, पहले जो क्यू का रेयर है उस पर +1 करो और उसको मॉड्यूलर कर दो। किससे मॉड्यूलर कर दो, जो क्यू का कैपेसिटी है, जो क्यू का कैपेसिटी है ना। तो क्यू के रेयर में +1 करो, उसको क्यू के कैपेसिटी माइनस मॉड्यूलर कर दो, जो आए उसको क्यू के रेयर में रख दो। अब जो रेयर में जिस भी ब्लॉक का इंडेक्स है उस पे वैल्यू को रख दो। तो वैल्यू को रखना है तो सबसे पहले मुझे ARR को एक्सेस करना है ना, समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू को रखना है, तो रेयर में क्या चला गया होगा, 4, तो 4 चला गया होगा, तो मुझे इसमें रखना है। तो पहले मुझे ARR को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा जो क्यू का ARR है, ये अरे है, इसके उस इंडेक्स पर, किस इंडेक्स पर, वो इंडेक्स जो रेयर में है। तो क्यू का जो रेयर है उस पे रखो, क्या रखो, ये वैल्यू को रखो, है ना, समझ में आ रहा है ना। और जैसे ये काम कर दो तो एक मैसेज आप दे दो। क्या मैसेज दे दो, ENQUEUED, इंक्यूड। अच्छा, ये थर्ड फॉर्म, इनक्यू का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमें नहीं पता, हमने लिख दिया, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। छोटा सा मिस्टेक इसलिए है, मैं क्या करना चाहता हूँ ना, कि पहली बार अगर हमने इनक्यू किया है, देखिए सबसे पहली बार, तो जो फ्रंट और रियर होगा, क्या होगा, जो फ्रंट और रियर होगा वो -1 होगा। तो भी अगर इसको चेक करो आप, क्या -1 के लिए काम कर रहा है। क्यू का रेयर -1 है, उसमें +1 करो, 0 हो गया। 0 को 5 से मॉड्यूलर करो, 0 हो गया। तो क्यू का रेयर में क्या चला गया, 0। तो रेयर में क्या चला गया, 0 चला गया।
लेकिन अगर पहली बार इंसर्ट हो रहा है तो फ्रंट में भी तो मुझे 0 करना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लूँगा, क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा कि जो क्यू है उसका जो फ्रंट है अगर वो इक्वल टू -1 है ड्यूरिंग इन क्यूड टाइम, तो उसकी वैल्यू को मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो क्यू का जो फ्रंट है उसमें प्लस कर दो। ये कब चलेगा? सिर्फ और सिर्फ पहली बार चलेगा, है ना। तो ये इस तरह से हम इनक्यू फंक्शन की कोडिंग करेंगे। और हमने अगर कर ही लिया है तो इसको पहले चॉइस में हम अपने मेन फंक्शन में कर देंगे ऐड, और इसमें क्यू कर देंगे पास, और लगा देंगे गेट ch, और मैं लगा दूंगा ब्रेक। समझ में आया? हैं? खैर समझ में आ ही गया होगा यार, इसमें क्या था। तो आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं अपनी देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्यू के केस में क्या है ना, आपको सोचना पड़ेगा कि हम कंडीशन क्या लगाएं। और सोचना क्या है यार, आप गूगल सर्च मारो ना। देखिए जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे दूं कितनी बार, तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, मैं ये बोल रहा था, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती। आपने अभी क्यू को इम्प्लीमेंट किया, मान लो इन फ्यूचर अगर आपको इम्प्लीमेंट क्यू फिर से करने की ज़रूरत होती है अरे का यूज करके, तो आप यार ये सारी कंडीशन के लिए ना सर्च कर सकते हो, आपको ये सारी कंडीशन मिल जाएंगी। तो इन कंडीशन को याद करने के पीछे आप मत भागना, है ना। इनफैक्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, मैंने भी अपना अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीटेक 2020 में, अभी हमने कंपनी ज्वाइन कर लिया है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पर भी मैंने सर्च किया था कि भाई कंडीशन क्या होती है यार। उसके बाद जो भी कंडीशन हमें मिल रही है, 1-2 बार हम उसमें अपना टेस्ट केस अप्लाई कर रहे हैं भाई कि हर कंडीशन के लिए फिट है कि नहीं है ना। तो अच्छा यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक सेमी कॉलन, भूल गया था मैं। तो आई होप आपको ये इनक्यू फंक्शन समझ में आया। डी क्यू की किस तरह से कोडिंग करेंगे, यानी कि किस तरह से एलिमेंट्स को अपने क्यू से डिलीट करेंगे, डी क्यू करेंगे। ओके खैर, तो सबसे पहले हम एक आइडल कंडीशन सोचते हैं कि अगर मान लीजिए, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। अच्छा अभी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अभी जो हमने एलिमेंट हैं, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं? फ्रंट की वैल्यू होगी 0, और जो रेयर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रेयर की वैल्यू होगी 3। ठीक है। अगर मुझे कोई एलिमेंट डीक्यू करना है, डिलीट करना है, तो हम फ्रंट से करते हैं, ये बात हमें पता है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि अभी भैया हमें 3 को डिलीट करना है, तो जो ये 3 को डिलीट करने वाले हैं, पहले इसकी वैल्यू हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे ताकि मैं उसे बाद में प्रिंट कर सकूँ कि हमने यार 3 एलिमेंट को डिलीट किया है, जो एलिमेंट डिलीट किया उसकी वैल्यू 3 थी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि हम लोग 3 को स्टोर कर लेंगे कहीं, और फिर हम लोग फ्रंट की वैल्यू क्या करेंगे, 0 से इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, आइडल कंडीशन है। लेकिन आप वो सिचुएशन समझिए कि मान लीजिए अगर आपका जो फ्रंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई 8 है एलिमेंट, और जो फ्रंट है वो 4 है। फ्रंट की वैल्यू क्या है? 4 है, और रेयर की वैल्यू 3 है। तो पहले आप बताइए क्या ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम डिलीट करते करते 8 में पहुंच गए हैं, यहाँ पर 4 इंडेक्स पर, और शुरू से इंसर्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो ये पहली बात तो बिल्कुल वैलिड सिचुएशन है। ठीक है, हाँ है। अब अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं 8 को तो डिलीट कर दूंगा, 8 को मैं डीक्यू कर दूंगा, लेकिन मैं फ्रंट को अब इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, मुझे 0 पे लाना है। तो अगर आपको याद हो, जब हम इंसर्ट करते समय रेयर को किस तरह से इंक्रीमेंट किए थे, उसी तरह सेम कंडीशन मैं फ्रंट के लिए भी करूंगा कि जो फ्रंट है उस पर +1 करो, जो फ्रंट है उसमें +1 करो, उसको मॉड्यूलर करो जो इसका अरे का कैपेसिटी है, और जो भी उस आंसर आए उसको फ्रंट में रख दो, है ना। उसको क्या करो, फ्रंट में रखो। तो इस समय फ्रंट का जो है उसकी क्या इंडेक्स है, 4 है, तो 4 + 1 5 हो गया, 5 मॉड्यूलर 5 हो गया 0, फ्रंट में चला जाएगा 0, है ना। इस तरह से जब मैं
DQ करूँगा तो ये मुझे बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो InQ हो गया। चलिए मैं DQ की फंक्शन की कोडिंग करता हूँ। DQ स्ट्रक्ट Q, ये कर दिया हमने। और सबसे पहले मैं जब DQ कर रहा हूँ तो मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इज Q इम्पटी। इम्पटी तो नहीं है, अगर इम्पटी हुआ तो हम तो डिलीट कर ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ से लाइन चेंज करूँगा और लिखूँगा अंडरफ्लो कंडीशन, लिखूँगा DQ इज नॉट पॉसिबल। ओके, और मैं आ गया इल्स में। इसमें आने का मतलब कि हमारे पास जो क्या है, डिलीट करना है, हमारे पास एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। ओके, डिलीट करने का सबसे पहला तरीका, जिस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है उसकी वैल्यू को हम कहीं स्टोर कर लें, ताकि मैं बाद में प्रिंट कर सकूं, बता सकूं कि भैया हमने ये एलिमेंट को डिलीट किया है। तो अभी मान लीजिए मुझे 8 को डिलीट करना है, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू 4 है तो यही डिलीट हो ही सकता है। तो उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक इंटीजर वैल्यू बना लेता हूँ। इसमें मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। तो Q का जो अरे है, Q का जो अरे है उसके फ्रंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो चाहिए। तो फ्रंट को एक्सेस कैसे करेंगे, ये मिल जाएगा हमें, है ना। तो जो अरे है उसके फ्रंट के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो। ठीक, वो वैल्यू मुझे मिल गई और वो वैल्यू को मैं प्रिंट भी कर दूंगा। लाइन चेंज, DQ वैल्यू इक्वल्स टू %d कामा वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है। लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन आप और देखिए। अच्छा, जब आप क्या कर रहे हैं, DQ कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम एलिमेंट को डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं और हमारा Q इम्पटी हो जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मैं डिलीट करता जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि हमारा एलिमेंट ही खत्म हो जाए यार, है ना। और अभी इस टाइम पर रेयर की वैल्यू क्या है, 3 है, और फ्रंट की वैल्यू क्या है, 4 है। चलो मैं डिलीट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने 8 को डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फ्रंट यहाँ पर आ गया। फिर मैं डिलीट करूँगा 3 को तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। फिर मैं डिलीट करूँगा 6 को, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, पहले हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया था ना, 0 वाले इंडेक्स को डिलीट किया, उसकी वैल्यू हमने 1 कर दी। अब 1 वाले को हमने डिलीट कर दिया तो फिर हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट किया तो फ्रंट 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 वाले एलिमेंट को डिलीट करूँगा और फ्रंट को मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो फ्रंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। फ्रंट क्या हुआ, 3 हो गया। अब अभी फ्रंट में भी इसी वाले ब्लॉक का इंडेक्स है और रेयर में भी इसी वाले ब्लॉक का इंडेक्स है। फ्रंट में भी 3 है और रेयर में भी 3 है। अब अगर हमने इस एलिमेंट को डिलीट किया तो हमारा Q क्या होगा, इम्पटी हो जाएगा। और अगर हमारा Q इम्पटी हो जाएगा तो फ्रंट और रेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा दोनों में, है ना। तो जब फ्रंट और रेयर दोनों बराबर हैं, उस केस में अगर आप DQ कर रहे हैं तो हमारा Q इम्पटी हो जाएगा। तो वही मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। देखिए मैंने चेक किया, इफ जो Q का फ्रंट है अगर वो इक्वल टू है Q के रियर से, और उस केस में हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया। देखिए वैल्यू को डिलीट करने वाला हम पहले स्टेप कर रहे हैं, तो हमने इस सिचुएशन जो 7 है वो हमने 7 कहाँ स्टोर कर लिया, वैल्यू में क्या गया होगा, 7 गया होगा, है ना। अब मुझे क्योंकि उसे DQ करना है, अगर ये सिचुएशन है दोनों बराबर है, DQ करना है, तो हमें फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करना है ना। नॉर्मली हम क्या करते थे, जब भी हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, DQ करते हैं, उसकी वैल्यू को रखते हैं और फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब दोनों बराबर हों, फ्रंट और रेयर,
तो हमें इंक्रीमेंट ना करके फ्रंट और रेयर दोनों को -1 सेट करना है। तो क्यू का एरो जो फ्रंट है उसको -1 कर दो, क्यू का जो रेयर है उसको -1 कर दो, है ना। और उसके बाद मैं एक मैसेज दे देता हूँ। मैसेज मैं क्या दूंगा कि नाउ क्यूई इज इम्पटी, है ना। नाउ क्यू इज इम्पटी, एक ही एलिमेंट था उसी को हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि फ्रंट और रेयर जब भी बराबर होगा तो उसमें एक ही एलिमेंट होगा, है ना। या तो अगर फ्रंट और रेयर -1 है, दोनों है, तब तो वो इम्पटी वाला केस होगा। लेकिन फ्रंट और रेयर -1 नहीं है, उसके बावजूद बराबर है, यानी कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट है। नाउ क्यू इज इम्पटी, क्यू इम्पटी हो गया बिकॉज ओनली वन एलिमेंट वाज इन द क्यू। अच्छा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, बिकॉज ओनली वन एलिमेंट वाज इन द क्यू। अब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक। हमने कितना अच्छा मैसेज दे दिया। अब उसके बाद मैं इल्स में आऊँगा। अब इल्स में आने का मतलब ये है कि ना तो हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। इल्स में आने का मतलब कि सिंपली मुझे फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन फ्रंट को अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो ऐसे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम वही मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, जो क्यू का, तो जो क्यू का फ्रंट है, जो क्यू का फ्रंट है, जो क्यू का फ्रंट है उसमें +1 करो, है ना। +1 कर दिया। +1 करने के बाद जो कुछ भी आया उसको मॉड्यूलर करो क्यू के कैपेसिटी से, और जो कुछ भी रिजल्ट आए उसको क्यू के फ्रंट में ही रख दो, है ना। इसी तरह से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद मैं मैसेज दे दूंगा printf DEQUEUED DQ'd, और मैं लिख दूंगा QE is not empty, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ओके। और जब भी हम क्यू को DQ करेंगे एलिमेंट को, तो ये मैसेज मिलेगा, ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। जो DQ'd वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करेगा और ये मैसेज मिलेंगे हमें। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ DQ यानी कि सेकंड वाले अपने केस पे, और यहाँ पर मैं क्यू को पास कर देता हूँ गेट ch ब्रेक, ओके। तो अभी तक हमने सारे फंक्शन की कोडिंग कर ली है। सिर्फ हमने शो क्यू एलिमेंट्स की कोडिंग नहीं की थी। आप उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, कर लेना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे हो ही जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन कर देता हूँ। एरर आ रहा है, मैलाक फंक्शन का डिक्लेरेशन, मुझे एक हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, stdlib.h, है ना। Too few arguments to function is queue full। क्या एरर है? एरर वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये क्यूई नहीं कैपिटल क्यू है, ओके। हमने जो कॉपी किया था वो थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ये चीज़ें होगी, राइट, ओके। अभी क्या कह रहा है, टू फ्यू आर्गूमेंट्स टू फंक्शन इज क्यू फुल। फ्यू आर्गूमेंट्स, तो हमने एक इसमें आर्गूमेंट्स पास किया। अच्छा, जो क्या फंक्शन है, इज क्यू फुल फंक्शन है, इज क्यू फुल, ओके। यहाँ पर आर्गूमेंट्स कम कहाँ है, क्यू पास करना था, हमने क्यू पास किया है। और क्या एरर है,
टू इस क्यू इम्पटी में भी कह रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पर जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी तो मुझे पास करना पड़ेगा ना, और इसी तरह से जब मैं यहाँ पर तो क्यू तो पास करना पड़ेगा ना। आप लोग यार बताते भी नहीं हो कमेंट करके। ठीक, फिर से रन करते हैं। ओके, टू शो स्टैक, यहाँ पर भी तो क्यू पास करना पड़ेगा। जब प्रोग्राम आप लंबा सा लिखते हैं तो बहुत सारी एरर आ जाती है ना। हाँ देखिए, हमारा फाइनली प्रोग्राम रन हो गया है। तो गेट क्यूबी साइज 3, देखिए कह रहा है कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट। और ओके, अब मैं अभी बंद कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम को रन करके देख लेना। फाइनली मैं आपको इसका एक डेमो वीडियो दिखाऊंगा। ओके, हमने कोडिंग देखिए क्यू फंक्शन क्यू का कर लिया था, किस तरह से उसको हम लोग अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी कोडिंग है। कोड आप हमसे मांगना मत, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरे साथ साथ आप कोडिंग करते हैं। मैं 1-2 बार हमने वीडियो को दिखा दिया पूरा शुरू से लेकर नीचे तक। मैं इसको रन कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कुछ एरर्स हो गई थी, हमने फंक्शन को कॉल करते समय उसमें अपने क्यू को पास नहीं किया था, उसको हमने सारी चीज़ें इंप्रूव की थी। जब भी आप बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक हो जाती हैं। आप अगर 2-3 लोग मिल के लिख रहे हो तब तो नहीं होगी, क्योंकि एरर फाइंड कर सकते हैं ईजिली। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मैं 3 चॉइस इंटर करता हूँ। देखिए कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है। फिर मैं 4 कह रहा है क्यू इज़ नॉट फुल, मतलब इम्पटी है। 5 कह रहा है क्यू इज़ इम्पटी। 6 कंप्लीट इट ऑन योर ओन, जिसको हमने टास्क दिया है। 7 देखिए अभी कह रहा है जो फ्रंट और रियर है वो -1 है, क्योंकि अभी कुछ भी एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया है। अब मैं एक एलिमेंट को इंसर्ट करने वाला हूँ, लेट्स से 10। जैसे ही हमने 10 को इंसर्ट कर दिया, मैं 7 करूँ तो देखिए फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो गए, 0-0 हो गए, है ना। दोनों 0-0 हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी वाली कोडिंग चल रही है। हम इनक्यू फंक्शन में आएंगे और पहली बार हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया है तो ये सारा कोड चला होगा, ये चला होगा और ये वाली लाइन भी चली होगी, है ना। अब अगर मैं दूसरा कोई एलिमेंट इंसर्ट करूं इस टाइम पर, क्योंकि हमारे अरे में एक एलिमेंट क्यू में एक एलिमेंट है, ये हाईलाइटेड वाला कोड नहीं चलेगा। ये तभी चलेगा जब पहली बार हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो अगर आप इस तरह से अपने कोड को डिबग भी कर पा रहे हैं ना, किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, कब कहाँ कौन सा वाला फंक्शन, उस फंक्शन का क्या क्या पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 दबा के ना DQ कर देता हूँ। तो देखिए कह रहा है कि इम्पटी हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट था और DQ वैल्यू क्या है, 10 है। अब अगर मैं DQ फंक्शन में आऊँ तो कौन सा वाला कोड चल रहा है, ये लाइन चल रही है और ये लाइन चल रही है और ये लाइन चल रही है, ये वाली कोड नहीं चल रहा है। ओके, आई होप कि आपको समझ। अब फिर से अगर मैं स्टेटस प्रिंट करूं तो देखो -1 हो गया है। क्यों -1 हो गया, क्योंकि ये चला था, इसकी वजह से हो गया है। चलिए यार मैं 1 इंटर करता हूँ, एक और इंटर करके हमने 20 इंटर किया था। हमने 10 और 20 इंटर किया, पहले 10 को इंटर किया था। तो अगर मैं DQ करूंगा तो 10 होगा। देखिए पहले 10 आ गया, कह रहा है कि क्यू इज नॉट इम्पटी, क्यू में एलिमेंट है। अगर क्यू का साइज प्रिंट करूं यहाँ से 3, देखिए 1 आ रहा है। एक एलिमेंट लेट से मैं और इंटर करता हूँ, एक एलिमेंट मैं और इंटर करता हूँ। अब अगर मैं देखिए 3 एलिमेंट है हमारे अरे में। अगर अब मैं DQ करूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर DQ करूँ 30 आएगा। फिर करूँ तो हमारा स्टैकिंग पट्टी हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 7 करूँ तो -1 आना चाहिए। यार मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं करना चाहता, अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है। आप इस प्रोग्राम को अपने से करिए। अपने से अगर आप इतना देखने के बाद कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको समझ में आ गया है। तो देखिए हम लोग जो ये क्यूवी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, क्यू को जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे अरे का यूज़ करके, तो उसके लिए हमने आपको ये पूरा कोड एक्सप्लेन किया था, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपने वो सारे पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे। और ये रहा हमारे पास इसका कोड। तो यहाँ पर आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पर हमने
सो क्यू एलिमेंट उसको हमने कहा था कि आप अपने से कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन मैं उसकी कोडिंग अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, जो ये क्यूई साइज हमारा फंक्शन हमने बनाया था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, और उसी मिस्टेक को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसीलिए साथ ही साथ मैं इस फंक्शन की भी कोडिंग मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जब मैं आपको क्यू का इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा डायनेमिक अरे का यूज़ करके, तो इस फंक्शन की कोडिंग बहुत हेल्प आने वाली है। ओके, इस फंक्शन को बेसिकली हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सिमिलर कोडिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो हमने सोचा क्यों ना मैं आपको अभी बता दूं। ओके, तो देखिए, हमें एक मिस्टेक यहाँ पर ये हमने किया था कि जो क्यू का साइज़ है, अगर हमारा जो क्यू है अगर वो फुल होगा, तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो रिटर्न करेगा, यहाँ से ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। ओके, अच्छा, इतने पार्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं बहुत ही डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा। अगर हमारा क्यू अगर फुल है, तो जो क्यू की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 5 होगी। फ्रंट अगर आप आइडल कंडीशन मान लें, तो फ्रंट की वैल्यू 0 होगी, रेयर की वैल्यू होगी 4, है ना। तो कैपेसिटी माइनस फ्रंट, यानी कि 5 माइनस 0 5 हो गया, प्लस रेयर करो तो रेयर 4 है तो ऐड हो जाएगा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 10। तो 10 को अगर आप क्यू की कैपेसिटी से मॉडुलर करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसीलिए जब हमारा क्यू फुल है तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्यू फुल है तो जो क्यू का साइज होगा वो तो 5 होना चाहिए, क्यू की कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये रिटर्न मुझे हर बार नहीं चलाना है, ये रिटर्न मुझे तभी चलाना है जब मेरा क्यू इम्पटी है, क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, तभी ये वाली कंडीशन वैलिड है। तो मैं चेक कर लूँगा जो क्यू है, मैं इज क्यू फुल फंक्शन को कॉल कर लूँगा। इज क्यू फुल फंक्शन को हमने कॉल करके इसमें क्यू पास कर दिया, और अगर हमारा क्यू फुल है तो मुझे यहाँ से 5 रिटर्न करना है। 5 यानी कि जो क्यू की कैपेसिटी है उसको रिटर्न कर दो, है ना। और अगर ये रिटर्न चल गया तो ये वाला रिटर्न चलेगा ही नहीं। ठीक, तो इतना छोटा सा ये चेंज आप कर लेना, ये मैं भूल गया था। बाद में जब मैंने देखा, मैंने प्रोग्राम को रन किया, कई सारी बार मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ हर एक सिचुएशन के लिए, तो मैंने देखा कि ये वाला कंडीशन हमारा फेल हो रहा था। फिर हमने जब इसको डिबग किया तो मुझे यहाँ ये मिस्टेक मिली, तो हमने ये यहाँ पर 2 लाइन का कोड ऐड कर दिया है। ओके, दूसरी बार अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि इसकी हम कोडिंग किस तरह से करेंगे। सो क्यू एलिमेंट्स की, ओके, तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कर रहा है तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा, अगर हमारा क्यू इम्पटी है ना, तब तो हमारा क्यू इम्पटी है तो प्रिंट होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इज क्यू इम्पटी फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, और अगर हमारा क्यू इम्पटी है तो मैं यहाँ से प्रिंट ऑफ लगा दूँगा और मैसेज क्या लिख दूँगा, क्यू इज़ इम्पटी। ओके, क्यू इज़ इम्पटी कर दिया। इल्स में आ जाता हूँ। अब इल्स में अगर मैं आ गया, इल्स में अगर मैं आ गया तो मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। अब ध्यान से देखना कि इस चीज़ को बहुत ध्यान से थोड़ा समझना। ओके, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डायग्राम है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं क्या कर लेता हूँ, जो रेयर है, जो फ्रंट है, तो फ्रंट की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लेट्स से मैं 0 कर लेता हूँ। ओके, फ्रंट की वैल्यू मैं 0 कर लेता हूँ, और जो रेयर की वैल्यू है लेट्स से मैं 3 कर लेता हूँ। ओके, 3 है ये, सॉरी, और ये नहीं है हमारे में। तो इस टाइम पर आप देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। अरे यार, ओके, मैं इसको अपने उससे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी ये 3 है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करना है। तो फ्रंट से मुझे स्टार्ट करके रेयर तक जाना है। लेकिन अगेन यहाँ पर देखिए, जब हमारा सर्कुलर फैशन में भी हो सकता है, ये तो हमने आइडल कंडीशन लिखी है कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करके 3 तक चला जाऊँ तो हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 ना होता, हमारे जो फ्रंट है, हमारा जो फ्रंट है, उसकी वैल्यू 0 ना होती, उसकी वैल्यू 1 होती, है ना।
या 1 होती ठीक है। और मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होता 4, फिर यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स होता 5, और जो हमारा रेयर है उसकी वैल्यू 3 ना होके क्या होती, 0 होती। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रेयर होती तो वो सारी चीज़ों को मुझे करना है। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर आप सोच के बताइए कि मुझे एलिमेंट्स को देखिए प्रिंट करना है। तो सबसे पहले देखिए मुझे लूप चाहिए, तो मैं लूप लगा ले रहा हूँ। तो अगर मुझे साइज़ मिल जाए, सबसे पहले देखिए मैं साइज़ निकाल लेता हूँ। साइज़ हमारा क्या करेगा कि मुझे हेल्प करेगा किस चीज़ में, अगर मुझे साइज़ पता चल गया तो कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि हमारे इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं साइज़ निकाल लेता हूँ। तो साइज़ के लिए लेट से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इंट साइज, और उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था, क्या बनाया था, क्यू ई साइज नाम से, ओके। और स्ट्रक्ट क्यू, इसमें मुझे क्यू पास करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक साइज आ गया। अब जितना साइज का वैल्यू होगा उतना ही एलिमेंट्स हमें प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइज माइनस माइनस। देखिए मैंने क्या किया, इसको ध्यान से आप देखना, ओके। हमने क्या किया कि हमने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट छोड़ दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट छोड़ दिया, बस हमने साइज को डिक्रीमेंट करा। तो साइज की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है तो हमारे उस स्टैक हमारे क्यू में 3 एलिमेंट हैं, तो साइज माइनस माइनस किया है। तो फिलहाल कुल मिला के ये लूप 3 टाइम्स यानी साइज टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है ना। अब मेरा गोल क्या है, मुझे फ्रंट इंडेक्स से स्टार्ट करके रेयर तक जाना है ना। तो सबसे पहले मैं एक इंडेक्स वेरिएबल बना लेता हूँ, इंडेक्स। और इसमें मुझे क्या चाहिए, जो क्यू है उसका मुझे क्या चाहिए, फ्रंट चाहिए। तो इसमें हमने रख लिया क्यू का फ्रंट। तो जब हमारे पास इंडेक्स आ गया तो मुझे यहीं से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले ओके प्रिंटफ %d, और यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है, जो हमारा क्यू है उसका जो अरे है उसके इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, है ना। वो प्रिंट हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इंडेक्स को बढ़ाते जाना है ना। इंडेक्स को मुझे क्या करना है, इंडेक्स को मुझे बढ़ाते जाना है। जैसे अभी हमारा फ्रंट का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, मतलब 6 प्रिंट हो गया। तो फिर मुझे इंक्रीमेंट करके 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 के आगे भी अगर हमारा फ्रंट का वैल्यू 4 हो जाता है और लूप हमारा इंड नहीं होता, इसका मतलब अब मुझे फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो जिस स्टाइल में इंसर्शन या डिलीशन करते समय हम रेयर और फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, उसी तरह मुझे इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना। और वो मेथड क्या था कि इंडेक्स में +1 करो, उसको कैपेसिटी से मॉड्यूलर कर दो, है ना। जो आए उसे कहाँ पर रख दो, इंडेक्स में ही रख दो। तो इस तरह से मुझे करना पड़ेगा, तो हमारा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, है ना। तो अब हमने यहाँ पर अपना मेथड, अपना दिमाग लगाया है। आप कुछ और भी मेथड सोच सकते हो। अगर आपके पास कोई इसका अल्टरनेटिव है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार। कमेंट किस लिए ओपन है, कमेंट तो सबके लिए है, तो कमेंट क्या करो। ओके ठीक है यार, करना हो तो कर देना। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार यार, कोई एरर ना आए। आई होप, बहुत दिन बाद मैं इसको रन भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर शो क्यू एलिमेंट 6 करूँ तभी देखो कह रहा है क्यू इज एम्प्टी है। मैं अब इन क्यू कर लेता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर 11 22 क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। देखिए क्यू साइज 2 है। इज क्यू फुल, नो क्यू इज नॉट फुल। इज क्यू इम्पटी, नो नॉट इम्पटी। क्यू शो एलिमेंट, अगर मैं देखिए पिन रहा है। गेट क्यू रेयर, देखिए 0 और 1 है। अब अगर मैं कुछ डी क्यू कर लेता हूँ, लेट से 2 को हमने डी क्यू कर लिया, तो ये पहला वाला एलिमेंट देखिए डिलीट डी क्यू कर देगा, है ना। अगर मैं 6 करता हूँ, देखिए यहाँ पर प्रिंट है ना। देखिए अभी एक एलिमेंट चला जाएगा, ये 2 चला गया। अब अगर मैं फिर से कोई एलिमेंट अगर मैं करता हूँ, देखिए ओवरफ्लो कह रहा है ना। है ना। अच्छा मैं स्टेटस कर लेता हूँ, देखिए
फ्रंट की वैल्यू 2 है, रेयर की वैल्यू क्या है, 0 है। रेयर की वैल्यू 0 है, फ्रंट की वैल्यू 2 है, क्योंकि वो हो रहा है डिलीशन। तो सब कुछ परफेक्टली वैलिड है, आप फिर से कर लेना। ओके, अभी आप देखिए 0 0 पर आ गया दोनों, है ना, क्योंकि वो हो गया। अभी एक मैं और डिलीट कर दूंगा तो -1 हो जाना चाहिए स्टेटस में, देखिए हो गया -1। ओके फाइन, सो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है अरे का यूज़ करके इंड हो जाता है, और इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके की को किस तरह से डायनेमिक अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं इसी कोड में इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि ये कोड आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो ये वाला फंक्शन है डायनेमिक अरे में, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पुराना अरे फुल हो जाता है तो नया अरे डबल साइज़ का बना के उसमें हम एलिमेंट्स की कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए भी मुझे यही वाला कोड लिखना पड़ेगा, इनफैक्ट ये वाला लूप लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको इसकी कोडिंग बता दी। तो थैंक यू सो मच।